स्वागत है आप सभी का क्लास ORS पे। तो आज का जो हमारा क्लास है वह साइंस का है और जिसमें मैंने पहले पार्ट में आपका 50 क्वेश्चन करा दिया था साइंस का। और जो साइंस आप जानते ही हैं कि आपका ALP और टेक्नीशियन, RPF, NTPC और ग्रुप डी सभी में जो आपका है साइंस में पूछा जाता है और ये आपका सिलेक्शन वाली क्लास है। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं, अंत तक बने रहिए। आज के आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन है जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि में आपके बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। मैंने आपके 50 क्वेश्चन करा दिया था, आज हम 51 से करेंगे। आज हम जो क्लास स्टार्ट करेंगे वह 51 से करेंगे। तो देखिए आज का 51 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है। ऑप्शन है ठंडा पानी, गर्म पानी, आशीत पानी या समुद्र का पानी। तो 51 का जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आशीत पानी। आशीत पानी जो है आपका ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक होता है। 52 की तरफ बढ़ते हैं। 52 क्या कह रहा है देखिए कि ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है। तो ऑप्शन दे रखा है आपका वॉट, जूल, एम्पियर और न्यूटन। तो ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ऊष्मा का एसआई मात्रक का होता है जूल। फिर देखिए 53 नंबर क्या कह रहा है, प्रकाश के विकिरण की प्रकृति कैसी होती है। प्रकाश के विकिरण की प्रकृति कैसी होती है। विकिरण की प्रकृति कैसी होती है। तो आपको ऑप्शन है तरंग के समान, कण के समान, तरंग एवं कण के दोनों के समान, अर्थात डी कह रहा है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रकाश के विकिरण की प्रकृति कैसी होती है। तो ये जो आपको होती है तरंग एवं कण के दोनों के समान होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा 53 का करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 54 नंबर क्या कह रहा है कि प्रकाश का वेग अधिकतम होता है किसमें। तो निर्वात में, पानी में, कांच में या इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होता है। तो आपका होता है किसमें। तो निर्वात में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। 55 कह रहा है प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। तो ऑप्शन है अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, विद्युत चुंबकीय एवं डी कह रहा है कि एक ए और सी दोनों। तो ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। यानी आपका जो प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। तो आपका अनुप्रस्थ भी है और आपका विद्युत चुंबकीय है, यानी ए और सी हमारा दोनों हो जाएगा। और 56 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि माध्यम में तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति होती है। माध्यम में तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति होती है। तो बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित होती है या इनमें से कोई नहीं। तो माध्यम में तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अपवर्तित होती रहती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और प्रकाश की गति कितनी होती है। 57 नंबर पूछ रहा है कि प्रकाश की गति कितनी होती है। तो प्रकाश की जो गति होती है आपका 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और देखिए 58 नंबर क्या कह रहा है, रेगिस्तान में मृग मरीचिका जैसी घटना का कारण क्या है। रेगिस्तान में मृग मरीचिका जैसी घटना का कारण क्या है। ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्ण या डी कह रहा है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो ऑप्शन हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए मृग मरीचिका होता क्या है, जैसे देखिए कोई मृग या हिरन जब प्यासा रहता है तो जो है रेगिस्तान में चलता जाता है। जो रेगिस्तान के जो आपके बालू होते हैं वह बहुत चमकीले होते हैं। तो ऐसा दिखाई देता है मानो वहाँ पे जल है, लेकिन जब मृग वहाँ तक जाता है तो उसको ऐसा महसूस होता है कि वह जल है, लेकिन जब नज़दीक पहुँचता है तो वह जल नहीं और कुछ और ही रहता है। तो मृग के इसी भ्रम को मरीचिका कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 59 नंबर देखिए क्या कह रहा है, प्रकाश का रंग किस कारण से नीला दिखाई पड़ता है। प्रकाश का रंग किस कारण से नीला दिखाई पड़ता है। तो ऑप्शन है विवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण या डी कह रहा है प्रकीर्ण के कारण। तो प्रकाश का रंग किस कारण से नीला दिखाई देता है। तो आपका 59 का हो जाएगा आपके प्रकीर्ण के कारण। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा।
60 देखिए क्या कह रहा है कि वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है, ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, धूल कण और हीलियम। तो वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर जो 60 का हो जाएगा वह धूल के कण के कारण। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि वायुमंडल में जो प्रकाश का विसरण का कारण क्या है, तो आपके धूल कण। और 61 नंबर की ओर बढ़ते देखिए 61 नंबर क्या कह रहा है, किस रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे कम होता है? किस रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तो ऑप्शन है आपके लाल, बैगनी, पीला, आसमानी। तो 61 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये देखिए आपने देखा होगा कि रेड लाइट पे आपका रेड ही क्यों रहता है, क्योंकि इसका जो अपवर्तनांक होता है वह कम होता है। क्यों? क्योंकि आपका जो है यह रोशनी जो आपकी फैलती नहीं है, इस वजह से ये आपकी दूर तक दिखाई देती है रेड लाइट। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। 62 नंबर कह रहा है मीटर कार में यानी मोटर कार में पीछे के दृश्य को देखने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त किया जाता है? तो देखिए आप देखते हैं कि मोटर कार में हेडलाइट के पास एक आपका दृश्य देखने वाला दर्पण होता है, और उससे जो है वह पीछे का दृश्य जो ड्राइवर आपका देखता रहता है वह कौन सा होता है? ऑप्शन है समतल दर्पण, अवतल दर्पण, समतुलत दर्पण या उत्तल दर्पण। तो ये आपका जो हो जाएगा 62 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तल दर्पण। जो आप देखिए ड्राइवर जो आपका उसके बगल में जो आपका शीशा रहता है वह उत्तल दर्पण होता है, जिससे वह अपने पीछे के यात्रियों को देखता रहता है। फिर देखिए आपका 63 नंबर है, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लाया जाता है। तो कौन सा? उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण या आपका अवतलोतल दर्पण। तो 63 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा, अवतल दर्पण। देखिए दाढ़ी बनाने के लिए और जो डेंटिस्ट होते हैं वह अवतल दर्पण का भी प्रयोग करते हैं दंत चिकित्सा के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 64 कह रहा है लाल कांच को अधिक गर्म करने पर वह दिखाई देता है। तो हरा, लाल, नीला अथवा पीला। तो लाल कांच को जब अधिक गर्म कर देंगे तो वह कैसा दिखाई देगा? तो वह आपको जो दिखाई देगा वह हरा दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा ग्रीन दिखाई देगा, यही करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है 65 नंबर, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। जब कोई व्यक्ति निकट से दृष्टि दोष से पीड़ित है, वह व्यक्ति को किस चश्मे का प्रयोग किया जाएगा? तो ऑप्शन है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण या बेलनाकार लेंस। तो 65 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। 66 नंबर कह रहा है यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण से 60 डिग्री का कोण पर रखे है कि के बीच खड़ा हो, तब उसे कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे? एक बार फिर पढ़ता हूँ, देखिए क्या कह रहा है। यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री कोण पर रखे हैं के बीच खड़ा हो, तो उसे कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे? उसे कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे? तो उसे जो आप 5 प्रतिबिंब दिखाई देंगे। कितने? उसको फिर आपके 5 प्रतिबिंब दिखाई देंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए 67 कि इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है? इंद्रधनुष का आसमान में आपने देखा होगा कि बड़ा सा जो आपका है कई कलर में आपका इंद्रधनुष निकलता है, तो उसके यह किस कारण से निकलता है? तो ऑप्शन है प्रकाश के परावर्तन से, प्रकाश के अपवर्तन से या अपवर्तन तथा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से, या ऑप्शन डी कह रहा है प्रकाश के विसरण से। तो 67 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये जो होता है अपवर्तन तथा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा 67 का। 68 की ओर बढ़ते देखिए 68 क्या कह रहा है, 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो 1.5 मीटर अगर लंबा व्यक्ति है और अपना पूर्ण जो है वो अपना जो शरीर है वह प्रतिबिंब में देखना चाहता है, तो उसको न्यूनतम लंबाई कितनी ज़रूरत पड़ेगी? तो ऑप्शन दे रखा है 1.5 मीटर की या 0.75 मीटर की, 7.5 मीटर की या 3 मीटर की या आपकी 2 मीटर की। तो 68 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा कि 0.75 मीटर की। यदि व्यक्ति जो है अपने आप को पूरा
दर्पण में देखना चाहता है तो उसे कितने न्यूनतम लंबाई की जरूरत पड़ेगी, तो 0.75 मीटर की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 69 नंबर क्या कह रहा है कि दूर की वस्तुओं का निरीक्षण करने के लिए किस प्रकाशिक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो दूर की वस्तुओं को निरीक्षण करने के लिए किस प्रकाशिक यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन है सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, या ऑप्शन है आपका दूरदर्शी का। तो 69 का जो हो जाएगा हमारा दूरदर्शी का प्रयोग किया जाता है। देखिए दूर की वस्तुओं को देखने के लिए जो आपका प्रकाशिक यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसका नाम है आपका दूरदर्शी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर देखिए क्या कह रहा है, तड़ित चालक बनाए जाते हैं। जो तड़ित चालक होते हैं वह बनाए जाते हैं, ऑप्शन है लोहे के, तांबे के, एल्युमिनियम के, या ऑप्शन डी है इस्पात के। तो 70 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा तांबे के। 71 नंबर कह रहा है बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है, तो ऑप्शन दे रखा है आपके तांबे का, लोहा का, सीसा का, या टंगस्टन का। तो बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है, तो ये जो बना होता है आपके ऑप्शन नंबर डी, ये टंगस्टन का बना होता है। तंतु क्या, तो आपने देखा होगा कि जैसे आपका बल्ब है, बल्ब में आपका देखिए इस प्रकार की आपकी स्क्रीन लगी होती है। बल्ब में आपकी देखे होंगे आपने कि बल्ब में आपका जो है इस प्रकार की आपकी जो है वह स्क्रीन लगी होती है। यही हमारा तंतु होता है, यही हमारा तंतु होता है, और ये टंगस्टन का होता है। फिर देखिए 72 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। ऑप्शन दे रखा है चांदी, तांबा, सोना, या अभ्रक। तो 72 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा चांदी। फिर देखिए 73 नंबर कह रहा है फ्यूज तार का विशेषता होती है। तो फ्यूज तार की विशेषता क्या होती है, तो ऑप्शन दे रखा उच्च प्रतिरोध तथा उच्च गलनांक के होते हैं। बी कह रहा निम्न प्रतिरोध तथा निम्न गलनांक के होते हैं। सी कह रहा उच्च प्रतिरोध तथा निम्न गलनांक। डी कह रहा कि निम्न प्रतिरोध और उच्च गलनांक। तो फ्यूज तार की विशेषता क्या होती है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह उच्च प्रतिरोध तथा निम्न गलनांक के होते हैं। बढ़ते हैं आपके 74 की तरफ। देखिए क्या कह रहा है, बिजली के फ्यूज का तार किससे बना होता है। बिजली के फ्यूज का तार किससे बना होता है, तो ऑप्शन है टीन से, सीसा से, निकेल से, टीन और शीशे के मिश्र धातु से। तो बिजली के फ्यूज के तार किससे बने होते हैं, तो आपका 74 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, या टीन शीशे का मिश्र धातु से बने होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 75 क्या कह रहा है कि एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय क्या होता है, तो ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, या अवशुद्ध जल। तो आपका देखिए 75 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। 76 क्या कह रहा है, शुष्क सेल होते हैं। शुष्क सेल होते हैं तो प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, तृतीयक सेल, या आपके चतुर्थांक सेल। तो शुष्क सेल क्या होते हैं, तो शुष्क सेल जो आपके होते हैं वह प्राथमिक सेल होते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। और 77 नंबर देखिए क्या कह रहा है, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन है गैल्वेनाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, आयनन, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं, तो इसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, ए नंबर। फिर देखिए 78 नंबर क्या पूछ रहा है कि इन्वर्टर एक ऐसा यंत्र है जो एसी वोल्टेज को डीसी में बदलता है, या डीसी वोल्टेज को एसी में बदलता है, या सी कह रहा है कि सिर्फ डीसी वोल्टेज में प्रयुक्त होता है, और ये डी कह रहा है कि ए एवं बी दोनों होता है। तो 78 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि डीसी वोल्टेज को ये एसी में वोल्टेज में बदलता है। इन्वर्टर का काम क्या होता है, इन्वर्टर का जो काम होता है वह डीसी वोल्टेज को एसी में बदलता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा 78 का। फिर देखिए 79 क्या कह रहा है कि घरों में पंखा, बल्ब आदि उपकरण किस क्रम में लगे होते हैं। तो घरों में
पंखा, बल्ब आदि उपकरण किस क्रम में लगे होते हैं? तो ऑप्शन कह रहा है समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में, किसी भी क्रम में नहीं, या किसी क्रम में नहीं, किसी भी क्रम में, या डी कह रहा है कि किसी भी क्रम में नहीं। तो 79 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह समांतर क्रम में लगे थे। किसमें? तो आपके समांतर क्रम में लगे होते हैं। R1, R2, R3 इस प्रकार के आपके समांतर क्रम में लगे होते हैं। 80 नंबर देखिए क्या कह रहा है। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव रहता है। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव रहता है पूर्व से पश्चिम दिशा में, उत्तर से दक्षिण दिशा में, उत्तर से पश्चिम दिशा में, या डी कह रहा है दक्षिण से पूर्व दिशा में। तो एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव आपका कहाँ ठहरता है? तो आपका 80 का जो हो जाएगा तो उत्तर से उत्तर दक्षिण दिशा में। कहाँ पे? तो उत्तर दक्षिण दिशा में। 81 क्या कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है तो ऑप्शन है टेस्ला, वेबर, हेनरी और डोमेन। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है 81 का क्या पूछ रहा है? तो आपका टेस्ला हो जाएगा। फिर देखिए 82 नंबर क्या कह रहा है कि स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। अस्थायी चुंबक आपके बनाए जाते हैं तो नर्म लोहे के, तांबे के, इस्पात के या एल्युमिनियम के। तो स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं 82 में तो आपके इस्पात के। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 83 क्या कह रहा है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया जाता है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया है तो आपके हेनरी फोर्ड द्वारा, फैराडे द्वारा, वोल्टा के द्वारा और स्टेट के द्वारा। तो 83 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आर स्टेट के द्वारा। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया है किसके द्वारा? तो आर स्टेट के द्वारा। और देखिए 84 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से अन्य चुंबकीय पदार्थ हैं। निम्नलिखित में से अन्य चुंबकीय पदार्थ कौन से हैं? आपका ऑप्शन हो जाएगा सोडियम, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन, या आपका डी कह रहा है आल, यानी ये सभी। तो 84 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सभी जो है आपके अन्य चुंबकीय पदार्थ हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा वह करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। फिर चलते हैं 85 की तरफ। देखिए क्या कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? विद्युत चुंबकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था? तो ऑप्शन है ओम ने, फैराडे ने, वोल्टा ने या न्यूटन ने। तो विद्युत चुंबकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था 85 में पूछ रहा है। तो इसका जो प्रतिपादन दिया था वह फैराडे ने दिया था। और 86 नंबर 86 क्या कह रहा है कि अस्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो ऑप्शन है नर्म लोहे का, इस्पात का, चांदी का या तांबा का। तो अस्थायी चुंबक बनाने के लिए जो आपका प्रयोग किया जाता है 86 में तो आपका नर्म लोहे का। फिर देखिए 87 क्या कह रहा है कि वोल्टता को घटाने व बढ़ाने में प्रयुक्त उपकरण कौन से हैं? वोल्टता को घटाने व बढ़ाने में प्रयुक्त उपकरण कौन से होते हैं? तो ऑप्शन कह रहा है कि आपका रेक्टिफायर है, डायनामो है, ट्रांसफार्मर है या विद्युत मोटर है। तो 87 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ट्रांसफार्मर हो जाएगा। 88 क्या कह रहा है कि संधारित्र क्या? तो कैपेसिटर का मुख्य कार्य क्या है? संधारित्र यानी कैपेसिटर का मुख्य कार्य क्या है? तो आवेशों का संचय, बी कह रहा है आवेशों का वितरण, सी कह रहा है आवेशों का प्रतिरोध या डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो कैपेसिटर का मुख्य कार्य क्या है 88 में पूछ रहा है। तो इसका जो है आवेशों का संचय करना है। और 89 क्या कह रहा है कि किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है? क्या पूछ रहा है 89 में कि किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है? ऑप्शन है दोनों किनारों पर, चुंबकीय अक्ष पर, सभी जगह पर या डी कह रहा है मध्य में। तो 89 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों किनारों पर होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा 89 का करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 90 नंबर क्या कह रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य है? 90 क्या कह रहा है? नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य है? तो ऑप्शन क्या कह रहा है? कोबाल्ट है, निकेल है, जर्कोनियम है
या टंगस्टन है। तो 90 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका जर्कोनियम। फिर देखिए 91 कह रहा है कि सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो सूर्य की ऊर्जा आपकी कैसे उत्पन्न होती है? तो ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, नाभिकीय संलयन द्वारा, नाभिकीय विखंडन द्वारा, ऑक्सीकरण के द्वारा या आनायन के द्वारा। तो सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है 91 में पूछ रहा है, तो आपका नाभिकीय संलयन द्वारा। और देखिए क्या कह रहा है 92 में, क्यूरी किसकी इकाई है? क्यूरी यानी क्यूरी का जो आपका थ्योरी दिया था तो मैडम क्यूरी ने दिया था। कौन? तो मैडम क्यूरी ने दिया था। उसी से पूछ रहा है कि क्यूरी किसकी इकाई है? ऑप्शन से आपके तापक्रम की, ऊर्जा की, ऊष्मा की या रेडियो सक्रियता की। तो 92 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। किसका? तो रेडियो सक्रियता की। फिर देखिए 93 क्या कह रहा है, परमाणु बम का सिद्धांत आपका किस पर आधारित है? परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो आपका नाभिकीय संलयन पर, नाभिकीय विखंडन पर, ए एवं बी दोनों पर, या कह रहा है ए और बी किसी पर नहीं। तो 93 का जो हो जाएगा, जो आपका परमाणु बम का सिद्धांत आधारित किस पे है, डिपेंड किस पे है? तो 93 का आपका हो जाएगा नाभिकीय विखंडन पर। फिर देखिए क्या कह रहा है 94 में, हाइड्रोजन बम आधारित होता है। हाइड्रोजन बम आधारित होता है। ऑप्शंस हैं नाभिकीय संलयन पर, बी कह रहा है नाभिकीय विखंडन पर, सी कह रहा है रेडियो एक्टिव विघटन पर, या डी कह रहा है इन सभी पर। तो हाइड्रोजन बम जो आपका आधारित होता है 94 में पूछ रहा है, 94 में पूछ रहा है कि आपको नाभिकीय संलयन पर। तो हाइड्रोजन बम किस पर आधारित होता है? तो नाभिकीय संलयन पर। और नाभिकीय का आकार होता है, नाभिकीय का आकार कैसा होता है? तो नाभिकीय आकार जो आपका होता है 10⁻⁻10 मीटर। फिर देखिए 96 क्या कह रहा है, नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? तो ऑप्शन है आपके नियंत्रित संलयन द्वारा, अनियंत्रित संलयन द्वारा, नियंत्रित विखंडन द्वारा, या डी कह रहा है अनियंत्रित विखंडन द्वारा। तो नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? तो 96 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नियंत्रित विघटन द्वारा। किसके? तो नियंत्रित आपके विखंडन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हमारा 96 का करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए आपका कितना नंबर है? तो 97। क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है? निम्नलिखित में से 97 कह रहा है, निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में आपका प्रयोग होती है? तो ऑप्शन है तांबा है, जर्मेनियम है, ग्रेफाइट है, या आपका चांदी है। तो 97 का जो हो जाएगा आपका जर्मेनियम हो जाएगा। फिर देखिए 98 पूछ रहा है, लेजर किरणें होती हैं। तो लेजर किरणें कैसी होती हैं? तो ऑप्शन कह रहा है केवल एक रंग की, बी कह रहा है 2 रंग की, सी कह रहा है 7 रंग की, या डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो 98 का हो जाएगा यह केवल आपकी एक रंग की होती है। तो लेजर किरणें कितने प्रकार की होती हैं? तो आपकी केवल एक रंग की होती हैं। 99 कह रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? आपके सारे के सारे जो हैं आपके जो परीक्षा की दृष्टि से आपके बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके हर तरह के एग्जाम में पूछा जाता है। ये मत सोचिए कि आपका रेलवे में ही पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चन आपको एसएससी के एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलते हैं। यूपी पुलिस हो गया आपका, दिल्ली DSSB में आपका हो गया, ऐसे क्वेश्चन आपके खूब पूछे जाते हैं। तो आपका 99 का हो कौन सा जाएगा? तो आपका मंदक के रूप में। देखिए नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो मंदक के रूप में। और 100 का क्या हो जाएगा? द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? ऑप्शन है क्वांटम सिद्धांत का, बी कह रहा है सापेक्षता का सिद्धांत का, सी कह रहा है ऊर्जा का क्षेत्र सिद्धांत का, या डी कह रहा है आपका सापेक्षता के विशिष्ट सिद्धांत का। तो 100 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा अब हमारा कौन सा? तो बी, सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किससे निष्कर्ष है? तो सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत। और 101 देखिए क्या कह रहा है, सापेक्षिक आर्द्रता किसमें मापी जाती है? सापेक्षिक
आर्द्रता किस में मापी जाती है? तो ऑप्शन है थर्मामीटर में, बैरोमीटर में, हाइग्रोमीटर में, या डी कह रहा है लेक्टोमीटर में। तो सापेक्षिक आर्द्रता किस में मापी जाती है? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाइग्रोमीटर में। फिर देखिए क्या कह रहा है, दूध की पुष्टि किस यंत्र के द्वारा की जाती है? यानी दूध की शुद्धता की जांच आपकी किस यंत्र से की जाती है? तो ऑप्शन है आपके बैरोमीटर, लेक्टोमीटर, आल्टोमीटर या हाइग्रोमीटर। तो 102 का जो हो जाएगा आपका, दूध की शुद्धता जो आपकी मापी जाती है वह लेक्टोमीटर से मापी जाती है। फिर देखिए 103 क्या कह रहा है कि माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन है स्टीफन हॉकिंग, सीवी रमन, एस चंद्रशेखर या ग्राहम बेल। तो आपका 103 का जो क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा, ग्राहम बेल हो जाएगा। तो फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? आपका ग्राहम बेल ने किया था। और कंप्यूटर का तो चार्ल्स बेबेज ने। और देखिए 104 का कि ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए क्या पूछ रहा है, ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है एस चंद्रशेखर के द्वारा, सीवी रमन के द्वारा, आर स्टेट के द्वारा या पास्कल के द्वारा। तो ब्लैक होल सिद्धांत का खोज किसके द्वारा की गई थी? तो आपका 104 का जो हो जाएगा एस चंद्रशेखर के द्वारा। फिर देखिए क्या कह रहा है, बैलिस्टिक मिसाइल का जनक कौन था? ऑप्शन है एडवर्ड टेलर, जे रॉबर्ट ओपेनहीमर, वर्नर वान ब्रीन या सैमुअल कोहेन। तो बैलिस्टिक मिसाइल का जनक कौन था? तो 105 का जो हो जाएगा आपके वर्नर वान ब्रीन थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है 106 नंबर कि सूक्ष्म समय अंतरालों को सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो सूक्ष्म समय अंतरालों को सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है पल्सर का, क्वार्ट्ज घड़ियों का, परमाणु घड़ियों का या डी कह रहा इनमें से कोई नहीं। तो 106 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परमाणु घड़ियों का प्रयोग किया जाता है। फिर देखिए 107 क्या कह रहा है कि स्वचालित गाड़ियों के ब्रेक में किस प्रकार की व्यवस्था होती है? यानी जो आपकी स्वयं जो गाड़ियाँ चलती हैं उनके ब्रेक में किस प्रकार की व्यवस्था की जाती है? तो ऑप्शन है टार्बो की, गियर की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की या हाइड्रोलिक की। तो स्वतः चालित गाड़ियों के ब्रेक में किस प्रकार की व्यवस्था की जाती है? 107 पूछ रहा है तो आपका हाइड्रोलिक की। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 108 क्या हो जाएगा कि नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक यानी कंट्रोलर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोलर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है भारी जल, जिसे क्या कहते हैं? तो D2O कहते हैं। क्या? भारी जल को D2O कहते हैं। कैडमियम क्षण और आसुत जल या उपरोक्त सभी का। तो नाभिकीय रिएक्टर में आपका कंट्रोलर किस रूप में प्रयोग किया जाता है? आपका 108 का जो हो जाएगा कैडमियम क्षण का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका क्या है, इसके बाद आपकी केमिस्ट्री है, रसायन विज्ञान है। यह भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सारे के सारे सटीक आपके दिए गए हैं। फिर देखिए 109 क्या कह रहा है, यदि गैस का आयतन स्थिर बनाए रखा जाए तो ताप के बढ़ने पर गैस का दाब क्या होगा? तो बढ़ेगा, स्थिर रहेगा, घटेगा या गैस की प्रकृति पर निर्भर करेगा। तो यदि गैस का आयतन स्थिर बनाए रखा जाए तो ताप के बढ़ने पर गैस का दाब क्या होता है? 109 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कैसा लगा आप लोगों को क्लास? आज मैंने आपको कितना तो 59 क्वेश्चन कराया है। कितना आपको मैंने 59 क्वेश्चन कराया है। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको क्लास पसंद आई या नहीं आई। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और क्लास जब अगर आपको पसंद आई है तभी आप लाइक करें। तो चलिए आज का टेस्ट यही समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।